हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस स्टडी में। इस होली के त्यौहार पर मैं लेकर आ चुका हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैराथन क्लास, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 5 तक का पूरा रिवीजन करेंगे और फ्री हैंड रिटन नोट के साथ। आप लोग को हैंड रिटन नोट टेलीग्राम मिलेंगे, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 1। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो एंथोरियम किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो ये है मिजोरम का। मिजोरम के अन्य पर्व की बात करें तो देखो, पावल कूट हो गया, चार चाप कूट और खुआदो कूट, ये सभी मिजोरम के पर्व हैं। नागालैंड के पर्व कौन कौन से हैं? तो आओलोंग हो गया, हॉर्नबिल जो है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, और हॉर्नबिल को पहली बार 2000 में मनाया गया था। मणिपुर के प्रमुख पर्व की बात करें तो चेरा ओबा हो गए, लुई नगाई हो गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अरुणाचल प्रदेश के पर्व लोसर और सोलुंग और ड्री, ये तीनों हैं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। कोलकली में की जाने वाली एक लोक कला है, तो ये केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में होती है। ठीक है, केरल के बात करें नृत्य की तो देखो, शास्त्रीय नृत्य की तो कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, और ये शास्त्रीय नृत्य टोटल अपने 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से, तो उसकी बात करेंगे बाद में। पहले बात करते हैं 8 शास्त्रीय नृत्य, जो कि किस में वर्णित है? भरत मुनि ने लिखा था नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य को वर्णित किया था। ठीक है, वर्णित है। अब बात करें तो देखो, तिरुवंतूर कली ये भी केरल का है, और मोदीयट्टू ये भी केरल का है, काली अट्टम ये भी केरल का है, और परिचा कली ये भी केरल का, और सेवा कली भी जो है केरल से संबंधित है। तमिलनाडु की बात करें तो काईसिलबट्टम, ये केरल का नहीं, कहाँ का? तमिलनाडु का काईसिलबट्टम और माइल अट्टम और कुंभी और कावड़ी, ये सभी नृत्य कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो किस टिगड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? तो ये त्यागराज मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, इन तीनों को जो है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। अब चलते हैं आगे। कर्नाटक संगीत साउथ इंडिया का है, और कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदर दास जी हैं। पुरंदर दास जी की बुक की बात करें तो दास साहित्य इनकी एक पुस्तक है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, महिला त्रिमूर्ति कौन सी है? तो महिला त्रिमूर्ति में एम.एस. सुब्बलक्ष्मी आती हैं, डी.के. पट्टमल आती हैं, और एम.एल. बसंत कुमारी आती हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। तो देखिए, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी के बारे में कुछ मेन बातें जाने। तो देखिए, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को पद्म विभूषण जो है 1975 में मिला था, और भारत रत्न 1998 में मिला था, और यूएन में इन्होंने प्रदर्शन किया था 1966 में, और रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974 में मिला था। ठीक है, अब बात करें रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये विनोबा भावे थे, जिन्हों 1958 में मिला था। मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है। बिहार की पेंटिंग की बात करें तो मिथिला, जदो, पाटिया और पेथकर, ये सभी बिहार की कलाएं हैं। और बंगाल की बात करें तो बंगाल का है अल्पना, और पंजाब की फुलकारी, और कलमकारी और मुगलू, ये दोनों जो हैं आंध्र प्रदेश की हैं। आरोफ कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। बाग मध्य प्रदेश की है। और बात करें तो पट्टचित्र सौरा, ये उड़ीसा की है। ठीक है, उड़ीसा की। महाराष्ट्र की कौन सी? तो वारली और रंगोली, ये दोनों कलाएं कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की हैं। फड़कजली, ये दोनों राजस्थान की है। कोल्लम तंजौर, ये तमिलनाडु की है। कलमा जट्टू ये दोनों केरल की हैं। ठीक है, केरल की। और चलते हैं आगे। तो देखिए, बुक कौन सी बुक है? तो इंटरप्रेटर ऑफ मालडीजी, ये किसकी बुक है? तो झुम्पा लाहिड़ी की है, लाहिड़ी। और इन्हीं की बुक है द नेमसेक, और बुक है कौन सी है? देखो, आम अक स्टामंड अर्थ और द लोलैंड, ये तीनों जो है झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है। नैन तारा सहगल की पुस्तक कौन सी? तो नैन तारा सहगल की पुस्तक है रिच लाइक्स अस। अरुंधति रॉय की पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, और शोभा डे, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो स्टेरी नाइट। कौन सी? स्टेरी नाइट। अब चलते हैं आगे। तो देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किसकी? किरण बेदी जी की। द रूल ऑफ ब्रेकर्स, ये किसकी है? प्रीति सेनॉय की है। द वंडर लॉर्ड ऑफ वर्ड्स, ये किसकी है? तो वर्ड, ये किसकी है? तो शशि थरूर की है।
द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये सैम पित्रोदा की है। डॉलर बहू और 3000 टाँके, ये सुधा मूर्ति जी की है। अब चलते हैं आगे तो देखिए फेयरलेस गवर्नेंस, ये किसकी है तो किरण बेदी जी की बुक है। वाई भारत मैटर्स, ये किसकी है तो एस जयशंकर जी की है। ये सभी पुस्तकें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब चलते हैं आगे तो देखिए अपना छठवां क्वेश्चन, बीटिंग द स्ट्रीट भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? तो ये गणतंत्र दिवस की समाप्ति को दर्शाता है। ये 29 जनवरी को मनाया जाता है, मतलब 29 जनवरी को होता है। पहले स्वतंत्र दिवस पर पहले चीफ गेस्ट बनकर भारत आए थे, कौन आए थे तो ये सुकर्णो जी आए थे इंडोनेशिया से, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 2025 में ही कौन आए हैं, प्रोबोवो इंडोनेशिया से ही आए हैं। कहाँ से? इंडोनेशिया से। पहली बार भी इंडोनेशिया से आए थे और अब भी इंडोनेशिया से आए हैं। लेकिन 1952 और 1953 में भारत में कोई भी नहीं आया था, ठीक है, कोई नहीं आया था, किसी को इनवाइट ही नहीं किया गया था। आते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर, तो भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है तो कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी हैं, 2014 मिला था। और इनके साथ ही मलाला यूसुफजई को मिला था। इनकी बुक है वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला? तो इनको साहित्य में 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में मिला था। और बात करें तो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार 1968 को मिला था। और सीवी रमन को मिला था फिजिक्स के लिए 1930 में, ठीक है। भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो संसदीय सरकार है। किस प्रकार की? संसदीय सरकार है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 में की ओर, तो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके 2 दिन बाद यानी कि 9 दिसंबर को हुआ था, तो 11 दिसंबर को कौन बन गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी बन गए थे, ठीक है। और इन्हीं के साथ हरेंद्र कुमार मुखर्जी बन गए थे निर्वाचन से उपाध्यक्ष। लेकिन फ्रैंक एंथोनी जो कि मनोनीत हुए थे उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष थे, एक जो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे ये निर्वाचित हुए थे और फ्रैंक स्टोनी जो हैं मनोनीत हुए थे, ठीक है। इन दोनों का आप लोगों को याद रखना है। अब चलते हैं आगे, संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के आयोजन पर हुआ था। कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में आया था। प्रारूप समिति, इसे मसौदा समिति भी कहते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी थे। और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसकी फर्स्ट मीटिंग या फिर कहे तो पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई थी। फर्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को। 12 दिसंबर 1946 को ये स्वीकृत हुआ था, 13 दिसंबर को पेश हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता, संविधान का दर्शन कब अनुप्राणित हुआ था? तो ये 12 दिसंबर को ही हुआ था, ठीक है। चलते हैं आगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है तो आयरलैंड से लिया गया है। अब आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है देखो, DPSP नीति निर्देशक तत्व को इंग्लिश में DPSP कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसी DPSP से अनुच्छेद 36 से 51 तक है, भाग 4 में है, ठीक है। आयरलैंड से हमने 12 सदस्यों का नॉमिनेशन लिया है जो कि राज्यसभा में होता है, ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का नॉमिनेशन जो लिया है वो राज्यसभा में होता है, वो आयरलैंड से लिया है। और राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि प्रेसिडेंट का चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से ली है हमने। भारत में संघात्मक के लक्षण दिखते हैं, ये कनाडा मॉडल से हमने लिए हैं। संघात्मक के लक्षण जो है कनाडा मॉडल से लिए हैं। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार को लिया है, न्यायिक पुनर्विचार को लिया है, राष्ट्रपति का महाभियोग को लिया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है। मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना में न्याय आदर्श, ये सभी USSR से लिया गया है, ठीक है। पहले रूस अलग नहीं था ना। राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से ली गई है और अवशिष्ट शक्तियां जो है कनाडा से ली गई हैं। संसद संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची और प्रस्तावना को भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब चलते हैं आगे,
देखिए तो अब हमारा 12वां क्वेश्चन जर्मनी से लिया गया। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। मौलिक अधिकार आप लोगों के समाप्त हो जाते हैं आपातकाल के दौरान। ये लिया गया है जर्मनी से, ठीक है। 352 अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। और 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल एक भी बार अभी नहीं लगा। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है और राष्ट्रपति शासन अनेक बार लग चुका है, ठीक है, अनेक बार। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। अब चलते हैं आगे। बुक तो देखिए तहकीक उल लिल बुक तहकीक मा लिल हिंद, ये किसकी पुस्तक है? को अलबरूनी की पुस्तक है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला है और मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है, ठीक है। तबकात ए नासिरी, ये इसकी मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है। तारीख ए फिरोज शाही बरनी की पुस्तक है। तारीख ए मुबारक शाही याही की पुस्तक है। याहिया की पुस्तक है। तारीख ए यामिनी उत्तवी की पुस्तक है। फुतूहात ए आलमगीरी, ये किसकी पुस्तक है? तो ईश्वर दास नागर की है। 4 चमन, ये चंद्रभान की पुस्तक है। मजमु उल बहरीन, ये दारा सिको की पुस्तक है। किसकी? दारा सिको की। क्वेश्चन नंबर 14 अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद, ये किस भाषा में लिखी गई? तो अरबी भाषा में। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंशज कौन था? तो ये था गुलाम वंश, ठीक है। अब जानते हैं कुछ वंशज को। देखिए पहले कौन कौन से वंशज आए थे। पहले वंश आया था गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 तक था और इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 1210 तक रहा। फिर आया खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक रहा। खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी रहा, जो कि 1290 से 96 तक रहा। तुगलक वंश, ये 1320 से 1414 तक आया, ठीक है, 1414 तक, इधर 1414 तक लिख दीजिएगा। तो इसका जो संस्थापक रहा गयासुद्दीन तुगलक रहा और ये जो है 1320 से 1325 तक रहा। फिर आता है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां रहा। खिज्र खां का शासनकाल 1414 से 1481 तक रहा। फिर आता है लोधी वंश, जिसका शासनकाल 1451 से 1451 से 1526 तक रहा और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी रहा। बहलोल लोधी का शासनकाल 1451 से 89 तक रहा, 1489, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 किसने दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, ठीक है, ठीक है। इसने तुर्क ए चहलगानी यानी 40 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी, जिसे तुर्क चहलगानी कहते, ठीक है। इसने 2 सिक्के चलाए थे, एक जीतल जो कि कॉपर का था, दूसरा टाका जो कि चांदी का था, ठीक है। इसके समय में चंगेज खां आया था, ठीक है। चंगेज खां से 3 बातें याद रखनी। तो जो कि चंगेज खां ऑक्सियाना पर कब्जा किया था 1219 में और भारत पर आक्रमण 1221 में और चंगेज खां की मृत्यु 1227 में हुई थी। इल्तुतमिश जो है इसे मकबरा शैली का जनक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने मकबरा बनाया था। कौन सा मकबरा बनाया था ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण पूर्ण नहीं हो सका? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। अलाई मीनार, इसे अन्य नाम से जानते हैं कुश्क ए सीरी। इसकी ऊंचाई जो है 24 मीटर है, ठीक है। कितनी? 24 मीटर। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार को यूनेस्को में 1993 में शामिल किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी, इसके कार्य की बात करें तो इसने जो है सीरी का किला बनाया था, मंगोल जो आक्रमण किया था उनसे बचने के लिए। इसने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। इसने हौज एक खास का निर्माण कराया था, ठीक है। चलते हैं आगे। आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इसका आकार सर्पिलाकार है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी, ये जॉर्ज लेमेत्रे ने दी थी 1927 में। ब्रह्मांड कितने साल वर्ष पुराना है? तो ब्रह्मांड जो है 13.7 बिलियन पुराना है, ठीक है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी
ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। सिकरी सिकरी तारामंडल ये कौन सा है? तो सिकरी तारामंडल किसे कहते हैं? ओरियन को। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को कोरोना या फिर कीरट के नाम से जाना जाता है, कीरित। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और आंतरिक तापमान 1.5 करोड़ सेल्सियस तापमान होता है। सूर्य की चमकती सतह को कहते हैं फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए प्रैक्टिस सेट 2 आरआरबी एनटीपीसी 5 क्वेश्चन रिवीजन के। एमएफ सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था? तो 1998 को मिला था। और पट्टचित्र कहाँ का? तो ये है उड़ीसा का। और 3000 टाँके बुक किसकी है? तो सुधा मूर्ति जी की हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग हमने यूएसए से लिया है। अब ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। छऊ, छऊ की बात करें तो मयूरभंज छऊ, मयूर उड़ जाता है तो ये कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है, और फिर आता है सरायकेला छऊ, ये झारखंड का है। और पुरुलिया छऊ ये कहाँ का? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का है। छऊ के कलाकार की बात करें तो मकरध्वज दरोगा और गंभीर सिंह मुंडा और साधु चरण महतो ये भी हैं। और 2024 में छऊ के कलाकार कौन बने हैं? तो नेपाल चंद सूत्राधार। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 हैं, जो किसमें बताए गए हैं? कितनी बार मैंने बताया कि वो बताए गए हैं किसमें? नाट्य शास्त्र में। और नाट्य शास्त्र को लिखा किसने? ऋषि में। ठीक है, मुनि। कौन थे ऋषि? भरत मुनि ने लिखा था। ठीक है, देखो पहला नाट्य मतलब शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसी, जो कि उड़ीसा का। फिर मणिपुर का। कथकली, मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ के? तो ये दोनों केरल के हैं। ठीक है, ये दोनों केरल के हैं। और भारतनाट्यम ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कौन से गांव से है? तो कुचेलापुरम गांव से। ठीक है, कथक कहाँ का? कथक है यूपी का। और सत्रिया कहाँ का? सत्रिया है असम का। अब बात करें तो भरतनाट्यम कितना पुराना है? तो लगभग 2000 वर्ष पुराना है, मतलब सबसे पुराना है। और सत्रिया सबसे नया है, लगभग 500 वर्ष पुराना है ये, मतलब कि सबसे नया कौन सा है? सत्रिया। अब चलते हैं आगे। जो चीज़ें मुझे याद होती हैं उनको भी मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को शायद वो चीज़ें ना पता हों, इसलिए मैं उनको भी लिखता हूँ। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये रुद्रवीणा से संबंधित है। और रुद्रवीणा से सादिक अली खान भी हैं और असद अली खान। बांसुरी से कौन संबंधित है? तो बांसुरी से हैं हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, वी कुंजमणि और राकेश चौरसिया। ये चारों नाम बांसुरी से आप लोगों को याद रखना है। अब चलते हैं सितार वादक। सितार वादक है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 में मिला था। इनकी एल्बम थी, कौन सी एल्बम? बेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम। ग्रैमी इनको मिला था 1967-68 में। हरविंदर कुमार शर्मा ये किससे हैं? तो ये सितार बजाते हैं। और इनको साहित्य नाटक अकेडमी 2023 का मिला था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब कि आगे। तबला वादक कौन है? तो तबला वादक है जाकिर हुसैन, जिन्हें पद्म विभूषण 2023 को मिला था। और इनको ग्रैमी 2024 में मिला है। और इनको पहले भी ग्रैमी मिल चुका है। तो पहले ग्रैमी कब मिला है? तो 1992 में इनको पहले ग्रैमी मिल चुका है। अब चलते हैं आगे। मुख्यालय की बात करें तो देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूएनडीपी का मुख्यालय और यूएनआईसीईएफ इन दोनों का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, और ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यूनेस्को का पेरिस में है। यूएन का न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलते हैं आगे। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? तो ये है अहमदाबाद में। बेंगलोर में क्या है? तो बेंगलोर में है इसरो का मुख्यालय। और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायण है। और डोडो 1 मार्च 1958 में इसका स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष समीर वी कामन है। डोडो का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसका मोटो क्या था? तो इसका मोटो है बलश्य मूल विज्ञानम। अब चलते हैं आगे। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो ये देखिए 1974 में किया गया था। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में बना था। ठीक है, परीक्षण 1974 में किया गया था। इस समय पीएम यानी कि प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और पीडी यानी कि प्रेसिडेंट कौन थी? फकीरुद्दीन अहमद अली थे।
परीक्षण जो है पोखर राजस्थान में किया गया था। इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा परीक्षण 13 मई 1998 को किया गया था। इसमें पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और इसमें पीडी यानी के प्रेसिडेंट के.एम. नारायण थे और इसमें अब्दुल कलाम जी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। और ये दूसरा परीक्षण भी पोखर में ही हुआ था। ठीक है, पोखर में ही हुआ था। और इसका कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। पहला उपग्रह कौन सा? पहला उपग्रह है पहला उपग्रह भारत में कब छोड़ा गया? तो ये 19 अप्रैल 1975 को। उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था और लॉन्च किया गया, इसरो ने लॉन्च किया था। और किस रॉकेट में था ये? कॉस्मोस 3M। पहला स्वदेशी उपग्रह 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था एप्पल IGMDP। इसके जनक कौन है? अब्दुल कलाम है। और IMGD की इसकी स्थापना इसको शुरू कब किया गया? तो इसको शुरू किया गया 1982-83 में। चलते हैं आगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां। एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? और 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई किसने दिया था सर्वप्रथम? तो ये दिया था 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के सम्मेलन में। पहले एशियन गेम 1951 में हुए थे जो कि नई दिल्ली में हुए थे और दूसरे एशियन गेम 1954 में हुए थे मनीला में। भारत में दो बार एशियन गेम हुए हैं। कौन कौन से? पहले 1951 में हुए जहां नई दिल्ली में हुए और सेकंड रैंक थी भारत की। और दूसरे 1982 में हुए हैं नई दिल्ली में ही और 5वीं रैंक थी भारत की। 2023 में एशियन गेम हांगझू में हुए थे चीन में। इसमें भारत की रैंक 4 थी और पहली बार भारत जो 100 के पार गया था, मतलब 100 पदक भारत ने जीते थे। कौन कौन से? 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 ब्रॉन्ज थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 में की ओर। तो चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1986 में हुई थी रूस में। भारत में कौन सी आपदा हुई थी? तो भोपाल गैस त्रिशदी हुई थी। कब हुई थी? तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था जिसे MICB शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और कौन सी कंपनी द्वारा हुई थी? तो ये यूनियन कार्बाइड के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1973 में पारित किया गया था। इसको पेश 18 मई 1973 को किया गया था और लागू किया गया था 10 जून 1973 को। और सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल क्लाइव था। ठीक है, गवर्नर जनरल। और 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय गवर्नर जनरल हेस्टिंग था। कौन था? हेस्टिंग था। 1773 में हेस्टिंग था और 1833 के एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल बेंटिंग बना और 1858 के एक्ट से वायसराय कैनिंग बना था। कौन सा? कैनिंग। 1974 में उच्चतम न्यायालय बना था कोलकाता में। इसमें 4 जज थे। पहले CG यानी पहले चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा इम थे। और 3 अन्य जज थे। कौन कौन से? चेम्बर्स, लिमेस्टा और हाइडा। ठीक है, और चलते हैं यहाँ के क्वेश्चन नंबर 9 में की ओर। तो देखिए, किस अधिनियम से कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश क्वीन के नाम पर शासन किया जाने लगा? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1958 से हुआ था। अब चलते हैं यहाँ के क्वेश्चन नंबर 10 में की ओर। तो देखिए, 1919 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो मार्ले-मिंटो सुधार प्रस्ताव दिया था। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ था? तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1960 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। इसकी रिपोर्ट 1955 में आई थी और इसकी रिपोर्ट एक्सेप्ट कब हुई थी? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। भाषा के आधार पर कौन सा पहला देश राज्य बना था? तो आंध्रा बना था 1953 में। और श्री पोट्टी श्री रामालू जी की सहायता से, मतलब कि इनकी सहायता से, क्योंकि इन्होंने लगभग 54 से 55 दिन तक ये भूखमरी का इन्होंने आंदोलन किया था और लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण आंध्रा इनको बनाना पड़ा था। और आंध्र से तेलंगाना 2 जून 2024 को अलग हुआ था। और क्वेश्चन 12, 21 जनवरी 1972 को गठित किया गया था। तो मेघालय 21 जनवरी 1972 को मेघालय गठित किया गया था। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन तीनों को 1987 में
गठित किया गया था। सिक्किम को मिलाया कब गया था? तो 15 मई 1975 को मिलाया गया था आर्टिकल 2 से, अनुच्छेद 2 से। अनुच्छेद 3 से छत्तीसगढ़ से एमपी को अलग किया गया था 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड से यूपी को अलग किया गया था 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड से बिहार को अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 को। नागालैंड की स्थापना 9 दिसंबर 1963 को हुई थी। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2016 से बने थे। रानी पद्मावती कहाँ से थी? तो चित्तौड़ से थी। रानी पद्मावती का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? पद्मावत मिलता है। और इस पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। खिलजी वंश के बारे में जाने तो देखो, खिलजी वंश का पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 से 1296 तक रहा। और इसके दरबारी था एक अमीर खुसरो की बुक थी तुगलकनामा, नूर सिपाही और मिफ्ताह उल फुतूह। ये इसकी अमीर खुसरो की पुस्तक थी, ये बुक थी। अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल 1296 से 1316 तक था। इसने दक्षिण अभियान चलाए थे और नहीं, उत्तर भारत अभियान और दक्षिण भारत अभियान चलाए थे। उत्तर भारत अभियान में गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा ये सभी थे। और दक्षिण भारत अभियान देवगिरी, होयसल, पांडियन, वारंगल ये सभी थे। और इसने बाजार नियंत्रण की प्रथा शुरू की थी, बाजार नियंत्रण की। इसकी नीतियाँ कौन सी थी? बाजार नियंत्रण थी, नगद वेतन थी, घोड़ा दागना और सैनिकों का होलियो इसने बनवाया था। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 14वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन को। बेगमपुरी मस्जिद किसने बनवाई थी? तो मोहम्मद तुगलक ने बनवाई थी 1325 से 51 तक। मोहम्मद तुगलक ने राजधानी परिवर्तित की थी, देवगिरी गया था ये 1927 में। देवगिरी का नाम क्या रखा था? दौलताबाद इसने रखा था। ठीक है, दौलताबाद रखा था। और इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, कराचिल अभियान चलाए थे, खुरासल अभियान चलाए थे, जो कि असफल रहे। ठीक है, बलबन जो है, इसने नवरोज प्रथा, सिजदा और पाबोस ये सभी प्रथा इसने चलाई थी। इब्न बतूता मूल निवासी था मोरक्को का। ठीक है ना, 1333 में ये भारत आया था। इसने दिल्ली का काजी बना था। इब्न बतूता, इसकी पुस्तक कौन सी थी? तो इसकी पुस्तक थी रेहला इसकी पुस्तक थी। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक के लेखक कौन है? तो गिरीश कर्नाड है। और इनका एक और नाटक है नागमंडला। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, इसके लेखक कौन है? कालिदास हैं। और अभिज्ञान शकुंतलम का ट्रांसलेशन विलियम जोन्स ने किया था। रामायण का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया था? आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने। महाभारत का ट्रांसलेशन इंग्लिश में के.एम. गंगुली ने किया था। और पंचतंत्र का ट्रांसलेशन थॉमस नाथ ने किया था। किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता? पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होता है। हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो हैली धूमकेतु जो है 75 से 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। और आखिरी बार 1986 में दिखाई दिया था। तो इस बार 2061 में देखने की उसकी संभावना है। और हैली धूमकेतु की खोज जो है कब की गई थी? तो 1758 में की गई थी। वजन के अनुसार भूप्रकृति में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत होता है? तो 46% होता है। पहले ऑक्सीजन 46% के साथ होती है, फिर सिलिकॉन 27% के साथ है, फिर एल्यूमिनियम 8% के साथ, और फिर लोहा होता है 5% के साथ। ठीक है, मानव शरीर में इसका क्रम क्या है? तो देखो, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन होती सबसे पहले 78% के साथ। ठीक है, और फिर होती है ऑक्सीजन 21% के साथ, फिर होती है आर्गन 0.93% के साथ, और फिर कार्बन होती है 0.03% के साथ। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह को रोमन देवी कहते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह में आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है, इसलिए ये गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, और फिर इसके बाद आते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सौरेंस है। ठीक है, सौरेंस है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सौरेंस है।
और वरुण अरुण, वरुण बृहस्पति और वरुण अरुण। बृहस्पति जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा। और इन चारों को आंतरिक ग्रह कहते हैं और इनको बाहरी ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह के बाद ये जितने ग्रह होते हैं इनको बाहरी ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻² kg होता है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6,671 किलोमीटर होती है, या फिर हम इसे बोल दें 6,371 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की आकृति किस तरह की है? तो लघ्वच्छ गोलाभ है, ठीक है। उत्पादन के 4 कारक होते हैं। तो पहले भूमि होनी चाहिए, फिर उस पर श्रम करने वाला होनी चाहिए, फिर उस पर पूंजी लगेगी, फिर उद्यमिता होगी, ठीक है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 की बुक है ये। इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था जॉन मोनार्ड किंग्स ने। एडम स्मिथ जो है इसे अर्थशास्त्र के पिता भी कहते हैं, ठीक है। इनकी बुक कौन सी है? तो वेल्थ ऑफ नेशन है। वेल्थ ऑफ नेशन 1776 की है। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स ये भी इनकी पुस्तक है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए, किस बाजार में स्पर्धा की कमी होती है उसे कहते हैं, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी होती है उसे कहते हैं मोनोपोली, ठीक है, जिसमें एकाधिकार होता है। औपनिवेशिक भारत में भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर करता है? लगभग 85% जो है भाग कृषि पर निर्भर करता है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन और भी बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। फिर द्वितीय क्षेत्र आता है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण होता है, ठीक है, विनिर्माण। और फिर आता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में जो है संचार आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, बैंकिंग। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वो तृतीय क्षेत्र का होता है, ठीक है। लेकिन काम सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में लोग करते हैं, ठीक है। 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया। तो गेम्स वाइड ओपन ये 33वें ओलंपिक थे। इसकी थीम क्या थी? तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। इसका शुभांकर कौन था? फिज इसका शुभांकर था। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और कहाँ किया था? लद्दाख में 26 जनवरी से 13 फरवरी तक ये चला था। शुभांकर कौन थे? तो मौली इसके शुभांकर थे। और थीम क्या थी? तो हरित खेल इसकी थीम थी। आदर्श वाक्य था संकल्प में सिखा। और इसकी मसाल का नाम क्या था? तो मसाल का नाम था तेजस्विनी। राष्ट्रीय खेल की शुरुआत 1924 में हुई थी लाहौर भारतीय ओलंपिक खेल से। लाहौर भारतीय ओलंपिक खेल, ठीक है, लाहौर में भारतीय ओलंपिक खेल। फिर 1940 में बम्बई में हुआ, जिसे ग्रीस में राष्ट्रीय खेल कहा गया। और फिर 1985 में आधुनिक राष्ट्रीय खेल हुए, ठीक है। किस राज्य में बाना काहे योजना शुरू हुई? तो मिजोरम में बाना काहे योजना शुरू हुई थी, ठीक है। NTR भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। गृह आधार योजना गोवा में शुरू हुई थी। भारत की कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त हुई? तो निकिहत जरीन है, जो विश्व चैंपियन गोल्ड है 2023 की, ठीक है। सेट 3 था RRB ग्रुप D के लिए है। और फ्री नोट टेलीग्राम और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रिवीजन के क्वेश्चन। पंडित रविशंकर को भारत रत्न BR मतलब कि भारत रत्न कब मिला? तो 1999 में। और UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या में, ठीक है। और 1951 एशियन गेम्स में भारत की रैंक क्या थी? तो ये थी दूसरी। और रेहला बुक किसकी है? रेहला बुक किस मतलब भाषा में है? तो ये अरबी भाषा में है। और इसको लिखा किसने? इब्न बतूता ने, ठीक है। और वानिकी किस क्षेत्र में आता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है वानिकी। अब चलते हैं आगे। उड़ीसी नृत्य में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? तो उड़ीसी नृत्य में सबसे पहला स्टेप मंगलाचरण होता है। इसमें पृथ्वी को पुष्प अर्जित किए जाते हैं। और नृत्य की समाप्ति मोक्ष से होती है। मोक्ष, नृत्य की जब समाप्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं? मोक्ष। उड़ीसी नृत्य में ज्यामिति पैटर्न को संचल मूर्ति कहते हैं। और भरतनाट्यम की शुरुआत आला रिपू से होती है। और भरतनाट्यम का अंत जो है थिल्लाना पर होता है, ठीक है। उड़ीसा नृत्य जल तत्व को दर्शाता। किस तत्व को? जल तत्व को। इसमें मुद्रा त्रिभंग मुद्रा होती है। उड़ीसी नृत्य में जो मुद्रा होती है वो कौन सी होती है? त्रिभंग मुद्रा।
किस भगवान उड़ीसी नृत्य में किस भगवान को पूजा जाता है? तो भगवान जगन्नाथ को। और उड़ीसी नृत्य के जनक कौन है? तो ये पंकज चरण दास हैं, यानी मेरा ही नाम है पंकज चरण दास है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो उड़ीसी के कलाकार, तो देखिए केलुचरण महापात्रा हो गया, जिन्हें पद्म विभूषण मिला है उड़ीसी के लिए 2000 में, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें उड़ीसी के लिए पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। और कुमकुम मोहंती हो गया, और गंगाधर प्रधान हो गया, मायाधर राउत और देवशीष पटनायक, ये सब किसके कलाकार हैं? उड़ीसी के। अब चलते हैं, जानते क्वेश्चन नंबर 2। आत्मकथा अनडिस्प्यूट ट्रुथ लिखी किसने लिखी? तो माइक टायसन ने। नो स्पिन किसकी है? तो सैन वर्न की है। और कंट्रोवर्शियल ईयर्स ये किसकी है? तो ये है शोएब अख्तर की। ट्रू कलर ये किसकी है? तो ये एडम गिलक्रिस्ट की है। और फास्टर दैन लाइटनिंग ये हुसैन बोल्ट की है। नो लिमिट किसकी है? माइकल फेल्प्स की है। और बोथ फीट ऑन ग्राउंड ये किसकी है? डेविड बेकहम की है। 6 मशीन ये क्रिस गैल की है। और 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ ये सौरभ गांगुली जी की है। क्रिकेट माई स्टाइल ये कपिल देव की पुस्तक है। और ए चैंपियन माइंड ये किसकी है? पीट सम्प्रास की है। और सर्व टू विन ये नोवाक जोकोविच की है। और ओपन ये किसकी है? आंद्रे अगासी की है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जंगतालम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है मिजोरम का, ठीक है। मिजोरम के अन्य लोक नृत्य की बात करें तो खुल्लम, चैलम, खानटम और पंखुपिला ये सभी कहाँ के? मिजोरम के। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य की बात करें तो बाउल हो गया, और बाउल मरसिया हो गया, और कीर्तन, ठीक है। बात करें असम की तो असम का है बिछुआ, बुगरुम और झुमुरा, ठीक है। नागालैंड का रेंगमा जेलियांग हो गया, और बिहार का झिझिया और विदेशिया। छत्तीसगढ़ का पैथी, राउत, नाचा और सूबा। और गोवा का तरंग मेल, रणमाले और दशावतार, ठीक है। और गुजरात का गरबा, टिप्पाणी, हल्ली शाखा। और हरियाणा के रतवाई और धमाल। इनको बार बार लिख के जब आप याद करेंगे तब ये आप लोगों को याद होंगे, ठीक है, क्योंकि नाम बहुत ही कठिन है। तो चलिए अब चलते 4थे क्वेश्चन की ओर। पापनासम शिवम किस संगीत से संबंधित है? तो पापनासम ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। ध्रुपद शैली से गुलाम मुस्तफ़ा और बंदे गुलाम अली खां ये दोनों व्यक्ति संबंध है। ख्याल शैली से विष्णु नारायण भातखंडे संबंधित है। और इन्होंने 10 ठाठ विकसित किए थे। कितने? 10 ठाठ विकसित किए थे। और ख्याल शैली से ही मीर कुतुब संबंधित है। कव्वाली से कौन संबंधित है? तो कव्वाली के सवेरी ब्रदर्स हो गया, नुसरत फ़तेह अली खान ये दोनों कव्वाली से। सूफी गायक कौन है? तो नूरा सिस्टर्स हैं और सतेंद्र सरताज है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना था? तो 618 था। यूटी में, यूटी मतलब के केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यूटी में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ था? तो ये पुदुचेरी में था, 1037 था, ठीक है। और राज्य में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ था? तो 1084 के साथ केरल में था। और बात करें तो राज्य में ही सबसे कम लिंगानुपात कहाँ था? तो ये था हरियाणा में 889 के साथ। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो माहे सबसे मतलब कि सबसे बड़ा जिला लिंगानुपात वाली जिला है, ठीक है, माहे। कितना? 1176 के साथ, ठीक है। और 0 से 6 वर्ग के बच्चे जो होते हैं उसमें राज्य में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला कौन सा है? तो ये है सबसे अरुणाचल प्रदेश 1972। और सबसे कम कौन सा है? तो हरियाणा है। 0 से 6 वर्ग के तक के लिए भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 919 है। और भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है, ठीक है, 943 है। चलते हैं आगे। तो देखिए गणेश चतुर्थी किस महीने मनाई जाती है? तो गणेश चतुर्थी जो है भाद्रपद में मनाई जाती है। कार्तिक में दिवाली अमावस्या को मनाई जाती है। फागुन जो फरवरी का महीना होता है उसे फागुन कहते हैं। तो ये होली मनाई जाती है पूर्णिमा को। चैत्र इसमें रामनवमी, हनुमान जयंती नवमी ये सभी मनाए जाते हैं। फाल्गुन में महाशिवरात्रि चतुर्थदशी को मनाई जाती है। बसंत पंचमी जो है माघ में पंचमी को मनाई जाती है। रक्षाबंधन जो है श्रवण में पूर्णिमा को मनाई जाती है।
दशहरा जो है अश्विन में मनाई जाती है, दुर्गा पूजा भी अश्विन में मनाई जाती है, नाग पंचमी श्रावण में मनाई जाती है, श्रावण में, ठीक है। फुटबॉल मैच में 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 7.32 मीटर होती है और इसकी लंबाई भी उतनी ही होती है, ठीक है। जितनी इस गोल पोस्ट के बीच की दूरी होगी उतनी ही इसकी लंबाई भी होगी। चौड़ाई 8 फीट होती है, कितनी होती है? 8 फीट इसकी चौड़ाई होती है। मैदान की लंबाई जो है 90 से 120 मीटर होती है और चौड़ाई 45 से 91 मीटर होती है। फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट की होती है, जिसमें 45 मिनट के दो मैच होते हैं, ठीक है, और 15 मिनट का इसमें गैप होता है, ठीक है। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है? तो डूरंड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी और डीएमसी ट्रॉफी और रोवल्स कप और सुवर्तो कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। भारत का संघीय न्यायालय में स्थापित हुआ था, तो भारत का संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित हुआ था, ठीक है। भारत का संघीय न्यायालय जो है 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय बना था। कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गोवेया, ठीक है, सर मॉरिस गोवेया। किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। तो इस धर्मनिरपेक्ष इन दोनों को कब जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 से ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी और इनकी सिफारिश पे 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। लेकिन 8 मौलिक कर्तव्य की इन्होंने कहा था कि ये जोड़े जाएंगे, लेकिन जोड़े गए थे 10, ठीक है। और फिर 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था। कब? 2002 से, ठीक है। और इससे 42वें संविधान संशोधन से ही जो है लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। किस अनुच्छेद के द्वारा एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 2 के द्वारा एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 11 नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा? तो ये संसद बनाएगी। अनुच्छेद 11 ये कहता है, ठीक है। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1955 में पारित हुआ था। नागरिकता संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ठीक है। और इसमें जो है 6 बार संशोधन हो चुका है। नागरिकता में 6 बार संशोधन हो चुका है, 1986 में, 1992 में, 2000 में और 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। फिर 2019 में फिर आया था, फिर कौन सा आया था? नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था। और ये लोकसभा में कब पेश किया गया? तो 10 दिसंबर को पेश किया गया था और राज्यसभा में 11 दिसंबर को पेश किया गया था। और राष्ट्रपति की सहमति कब मिली थी? तो राष्ट्रपति की सहमति मिली थी 12 दिसंबर को। और ये लागू कब हुआ था? तो ये 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके? तो 5 तरीके। कौन कौन से? पहला वंश से प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा पंजीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, तीसरा जन्म और चौथा देशीकरण और 5वां जो है क्षेत्राधिकार से प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो देखिए, गयासी उद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? तो ये पंजाब का राज्यपाल था। कहाँ का? पंजाब का। और गाजी की उपाधि इसने पंजाब में धारण की थी, ठीक है। किसके विरुद्ध लड़ते हुए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी? तो इसकी तगही के खिलाफ लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन इसी के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1330 में। और किसने की थी? तो हरिहर बुक्का ने, इन दोनों ने मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसी के समय बहमनी वंश की स्थापना हुई थी, जो कि 1371 में हुई थी, ठीक है। और ये बहमनी वंश की स्थापना किसने की थी? तो वंशन गंगू ने की थी, ठीक है। चलते हैं आगे। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफ़ा क्या है? तो ये एक निःशुल्क अस्पताल है, ठीक है। दीवान ए आरिज ये क्या है? तो इसे सैन्य विभाग था। दीवान ए सियासत क्या था? तो ये क्या था? तो ये बाजार नियंत्रण था। दीवान ए विराजत ये वित्त मंत्री था। कौन था? वित्त मंत्री। अब चलते हैं आगे। तो देखिए, फिरोज शाह के बारे में कुछ बात देते हुए, फिरोज शाह जो था ये सबसे भ्रष्ट शासनकाल था। इसका सबसे भ्रष्ट शासनकाल इसी का माना जाता है। इसने मेरठ और टोपरा के जो स्तंभ थे वो दिल्ली लेकर आया था, ठीक है। मेरठ और टोपरा के स्तंभ कहाँ लेकर आया था? दिल्ली। और इसने सिंचाई
का कर लिया था, जिसे हब ए सर्व कहते हैं। इसी के जीवन पर तारीख ए फिरोज शाही बरनी ने लिखी थी। चांदी का सिक्का इसने चलाया था, जिसका नाम था ससगनी, और ब्राह्मणों पर इसने जजिया लगाया था, ठीक है। और 1386 में इसने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। क्या कराई थी? मरम्मत। सैयद सुल्तान का कालानुक्रम बताइए। तो सैयद सुल्तान पहले आया था खिज़्र खां 1414 से 1421 तक, ठीक है। फिर मुबारक शाह आया था 1421 से 1434 तक। इसके जीवन पर तारीख ए मुबारक शाही लिखी गई है, ठीक है। मोहम्मद शाह आया फिर 1434 से 45 तक, ठीक है। और फिर आया था अलाउद्दीन आलम शाह, ये आया था 1445 से 51 तक, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इब्राहिम लोधी दिल्ली सुल्तान कब बना? इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का सुल्तान बना 1517 में बना, ठीक है। तो अब लोधी वंश को जाने तो पहले आया था बहलोल लोधी, जो 1451 से 89 तक था, ठीक है। फिर सिकंदर लोधी आया था 1489 से 1517 तक, ठीक है। फिर आया था इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी आया था 1489 से 1517 तक। फिर आया था इब्राहिम लोधी, जो आया था 1517 से 1526 तक, ठीक है। फिर दिल्ली का ये अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी दिल्ली का अंतिम शासक था। तो दिल्ली का पहला शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 में। कृषि क्षेत्र में क्रांति और उत्पादक, ठीक है। देखो, गुलाबी क्रांति ये इसमें झींगा, प्याज और औषधि उत्पादित किए जाते हैं। पीत क्रांति ये तिलहन में होती है। काली क्रांति जैव डीजल उत्पादन में। स्वर्ण क्रांति बागवानी में। रजत क्रांति अंडा उत्पादन में। प्रोटीन क्रांति उच्च उत्पादन के लिए। ग्रे क्रांति किसके लिए होती है? तो उर्वरक के लिए होती है। गोल क्रांति जो है आलू के लिए होती है। श्वेत क्रांति दूध के लिए होती है। और हरित क्रांति आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये किस में होती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 19, भारत में खनिज सामान्यतः कितनी पट्टियाँ होती है? तो 3 पट्टियाँ होती हैं, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी, ठीक है। 20वां क्वेश्चन, दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी भारत में कौन सी है? तो लाल मिट्टी दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है, ठीक है। पहले जलोढ़ मिट्टी 43% के साथ पाई जाती है भारत में। फिर काली मिट्टी आती है जो 16% के साथ पाई जाती है। फिर लैटेराइट मिट्टी जो 3.7 के साथ पाई जाती है। जो काली मिट्टी होती है इसका इंटरनेशनल नाम क्या है? तो इसका इंटरनेशनल नाम है चिरनोजम, ठीक है। शब्द विषुव का अर्थ क्या है? दिन और रात एक समान की अवधि के होते हैं, इसका अर्थ होता है, ठीक है। और ये वर्ष में 2 बार होता है। सूर्य भूमध्य रेखा पर आ जाता है जब ये विषुव होता है, तो सूर्य भूमध्य रेखा पे आ जाता है। ग्रीष्म अयनांत कब होता है? तो जब 21 जून को होता है, और इस दिन सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन। और शीत आयतांक होता है जो 22 दिसंबर को होता है, इस दिन सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो खालिस्तान मेरिडियन जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, तो ये 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश या फिर इसे बोल दें देशांतर, ठीक है। ये समय कहाँ से लिया गया? तो मिर्ज़ापुर यूपी से, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर 23, श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक श्रेणी में नहीं आते, तो ये चीनी मिल हो गए, ठीक है। तृतीयक श्रेणी में क्या क्या आएंगे? तो संचार हो गया अपना, परिवहन और बैंकिंग, ये आएंगे उसमें, ठीक है। अब चलते तो देखिए ये अपने 2 क्वेश्चन जो कि अंतिम है। जीडीएस की गणना करता है तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सरदार पटेल भवन में है, नई दिल्ली में। इसका गठन 2 मई 1951 को हुआ था, ठीक है। और एनएसओ का गठन 23 मई 2019 को हुआ था। और एनएसओ को सीएसओ एनएसएसओ इन दोनों को मिलाकर हुआ था एनएसओ का गठन, ठीक है। नेट इंटरनेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो ये है एनएनपी। जीएनपी को जब मिलाते हैं तो मूल्यह्रास को घटाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमने प्रैक्टिस सेट को।
पहले रिवीजन के क्वेश्चन। नो स्पिन किसकी बुक है? तो ये है सेन वॉर्न की। किसकी? सेन वॉर्न की, ठीक है। और डूरंड ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कितना था? तो 1325 से 51 था। 1325 से 1351 था, ठीक है। डूरंड कप जो है, नहीं, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत पाई जाती है भारत में? तो 43% पाई जाती। ग्रीक क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक से संबंधित है ग्रीक क्रांति। अब चलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किस समूह में साक्षरता का दर सबसे अधिक है? तो ये लक्षद्वीप और दमन द्वीप में। लक्षद्वीप में 91% और दमन और द्वीप में 87% के साथ है। सबसे कम साक्षरता कहाँ है? तो दादर नागर हवेली में है, 76% के साथ, ठीक है। और चलते हैं आगे। तो भारत की साक्षरता कितनी है? तो 74.04% के साथ है, जिसमें पुरुष की है 82.14 के साथ और महिला की 65% के साथ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये है केरल, ठीक है, 94% के साथ। और सेकंड कौन है? तो मिजोरम, 91% के साथ है। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है? तो शेरछिप है, ठीक है, शेरछिप है जो कि मिजोरम का है, ये 98% के साथ है। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो अलीराजपुर है, कौन का? MP का, 47% के साथ है, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो देखिए कौन सा है। तो किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों मिले हैं? तो गुलजार को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों मिले हैं। इन्हें जय हो सॉन्ग के लिए मिले हैं, ठीक है। इनका वास्तविक नाम क्या है? तो संपूर्ण सिंह कालार है। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू भाषा के लिए 2023 में मिला था। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत जो है 1959 से हुई थी। पहले इंडियन कौन है जिन्हें ग्रैमी मिला? तो पंडित रविशंकर है, जिन्हें 1968 में सितार के लिए ग्रैमी मिला था। पहली महिला ग्रैमी पाने वाली कौन है? तो तन्वी शाह है, जिन्हें 2010 में मिला था, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1929 से हुई थी, ठीक है। पहले भारतीय कौन है जिन्हें ऑस्कर मिला? तो ये हैं भानु अथैया, इन्हें 1983 में मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए गांधी मूवी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में पहली बार दिए गए थे जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा के लिए पहले किसे दिए गए? तो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में दिए गए थे। पहली महिला कौन है? महादेवी वर्मा, जिसे यामा के लिए मिला था, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरम के लिए दिया गया था। चलते हैं आगे। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो ओडिसी है, ठीक है। इनकी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। इनके भाई का नाम बलभद्र है और बहन का नाम सुभद्रा, ठीक है। पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह किस क्षेत्र की खिलाड़ी हैं? तो एथलेटिक्स की हैं। टीटस साधु ये क्रिकेट से संबंधित है। एलिम टेटे ये हॉकी से संबंधित है। ज्योति याराजी ये एथलेटिक्स से संबंधित है। और अन्नू रानी भी एथलेटिक्स से संबंधित है। वर्तिका अग्रवाल शतरंज से संबंधित है। मनीषा रामादास ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। सिमरन शर्मा पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं आगे। नृत्यांगना युगल कमलिनी और नीलनी अस्थाना को 2022 में पद्म श्री सम्मानित किया गया था। ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। कथक कहाँ का है? यूपी का है। और कथक से अन्य कौन कौन संबंधित है? तो शोभना नारायण हो गई, मालविका सरकार, प्रेरणा श्रीमाले, रोहिणी भाटे हो गई। अब कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी से शोभा नायडू, हलीम खान, प्रतीक्षा कौशी और राजा रेड्डी हो गई। मणिपुरी से गुरु विपिन सिंह संबंधित है। छवेरी बहन संबंधित है। चारू माथुर संबंधित है। एल विनो देवी संबंधित है, ठीक है। नंदिनी और रागिनी शंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? तो वायलिन बजाती हैं। कौन सा धार्मिक त्यौहार जिसे तेलंगाना में पीरला पंडुगा के नाम से जाना जाता है? तो मुहर्रम को, ठीक है। नवरोज जो है ईरानी त्यौहार है जिसे बलबन ने शुरू की थी। अलाई बलाई तेलंगाना का त्यौहार है, तेलंगाना का दशहरा है। भैंसों का मेला लगता है जिसे दुन्नू पोथलू पांडुगा कहते हैं, ये भी तेलंगाना का है। बाथुम्मा और बोनालू ये दोनों भी तेलंगाना के। ईद की रोटी होती है, नहीं, रोटियों की ईद होती है जिसे रोटुल्ला पांडुल्ला भी कहते हैं, ठीक है, ये भी तेलंगाना का है। देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य में दिए जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में दिए जाते हैं। कालेमा मणि तमिलनाडु में दिए जाते हैं। तानसेन पुरस्कार MP में दिए जाते हैं। MG संगीत पुरस्कार नागालैंड में दिए जाते हैं।
अभिनंदन सरोज पुरस्कार भारतीय नृत्य का एक राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। भारत में नागरिकता के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सक्षम है तो कौन है? संसद है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। वर्तमान में 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय संविधान की मूल संरचना को बताता है? तो ये केशवानंद भारती केस है जिसमें संविधान की मूल को बताता है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है, मतलब कि होमवर्क का क्वेश्चन। केशवानंद भारती केस है जो 1973 का है, 24 अप्रैल का है, ठीक है। इसमें 68 दिन बहस चली थी, ठीक है। केशवानंद भारती जब केस हुआ था तो उस समय चीफ जस्टिस कौन थे, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो MM सीकर थे। प्रमुख फैसला क्या आया? तो प्रमुख फैसला आया कि विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों का इसमें पृथक्करण कर दिया गया और संविधान की सर्वोच्चता इसी में बताई गई थी, ठीक है। इसी केस में बताई गई थी संविधान की सर्वोच्चता। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां अनुच्छेद 29 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें 19B तो B क्या कहता है? तो शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की, और C कहता है सभा करने की, और D कहता है अवैध संचरण करने की, और E कहता है निवास करने की, और F को हटा दिया गया। तो आप लोग बताइए F को किस अधिनियम के तहत, किस संशोधन के तहत हटा दिया गया था, ठीक है। अब G आया तो G व्यवसाय के संबंधित है, ठीक है। चलते हैं आगे। कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी को प्रतिबंध करता है? तो शोषण के खिलाफ अधिकार, आर्टिकल 23, ठीक है। आर्टिकल 24 में कारखानों में बालकों का नियोजन बताता है। क्वेश्चन नंबर 13वां मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में एक शब्द निर्धारित राशि थी तो जमा या तस्की जिसे कहते हैं। जब तक प्रणाली किसकी थी? तो टोडरमल की थी। ये वित्त मंत्री था अकबर का, ठीक है। 10 साल प्रथा टोडरमल ने ही शुरू की थी। राजस्व का मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति अमीन कहलाता था। राजस्व को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति अमल गुजार कहलाता था। भूमि का रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति कानूनगो कहलाता था, ठीक है। मुगल काल में वार्षिक कृषि योग्य भूमि के लिए एक शब्द पोलज होता था। अकबरनामा के लिए खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता। अकबरनामा को लिखा अब्दुल फजल ने। इसके 3 खंड हुए। पहले खंड में अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया, दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल के बारे में बताया गया, तीसरे में अकबर की नीतियों के बारे में। अकबरनामा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हेनरी बेवरिज ने किया था, ठीक है। बाबर का युद्ध नीति तुगलक थी, ठीक है। और बाबर के अन्य बातें जानने के लिए मैंने एक और क्वेश्चन इसमें जोड़ा है, ठीक है। तो बाबर का शासनकाल 1526 से 30 तक था। इसका वास्तविक नाम जहीर-उद-दीन मोहम्मद था, ठीक है। पहले बाबर आया था, फिर हुमायूं, फिर अकबर आया था, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, ठीक है। ये सभी के शासनकाल हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। तो बाबर के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। तो बाबर का जन्म जो है 1483 में फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये चतकाई कबीले से था। बाबरनामा इसकी तुजु के बाबरी आत्मकथा है। बाबरनामा चतकाई भाषा में है, ठीक है। इस बाबर के युद्ध की बात करें तो इसके 4 युद्ध हैं, जैसे कि पानीपत का युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ लड़ा था। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी रॉय के साथ लड़ा था। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के साथ लड़ा था, ठीक है। और चलते हैं अपन बाबर के पास। तो बाबर ने पश्चिमी से पहली बार भारत में कहाँ प्रवेश किया? तो पंजाब में किया। ये सब मैं बता चुका हूँ, तो आप पीछे देख लीजिएगा। इसका जन्म 1483 में हुआ था, ठीक है। UNFCCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिसमय की रूपरेखा किस बैठक का प्रतिफल है? तो रियो शिखर सम्मेलन। UNFCCC की स्थापना 1992 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बॉर्न जर्मनी में है। इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो एजी टेंसले ने। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं एडविन सचिसन को, ठीक है। अब भारतीय परिस्थिति के जनक रामदेव मिश्रा को कहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, तो ये 1993 में शुरू किया गया था 1 अप्रैल को। गिर प्रोजेक्ट 1992 का है। कछुआ के लिए प्रोजेक्ट 1975 का है। गेड़ा के लिए प्रोजेक्ट 1987 का है। हाथी के लिए प्रोजेक्ट 1992 का है। और डॉल्फिन के लिए प्रोजेक्ट 2021 का है। डॉलर गोल्ड फिश स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है।
आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान है, पन्ना की खान एमपी में हीरा है, और कुद्रेमुख की खान कर्नाटक में है, लोहे की है, और खेतड़ी की खान तांबा की है, राजस्थान के। जावरा की खान चांदी की है। मलाज खंड की खान जो है एमपी की है, तांबा की है। और ये कौन सी खान है, तो बैलडीला खान है, छत्तीसगढ़ में है, और ये लोहे की खान है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो देखिए कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है, तो दीनदयाल पोर्ट है, 2017 में बना था। बड़े पोर्ट 13 हैं। ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र के 2 पोर्ट हैं, मुंबई का और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। गोवा का मार्मगुआ है, और कर्नाटक का मंगलौर है। ठीक है, कर्नाटक का मंगलौर है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 23वें की ओर। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में उत्तर और उत्तर पूर्वी में हुई थी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, और निर्देशक श्री रघु श्रीनिवासम था। ठीक है, जीएसटी वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था, तो अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया था। जीएसटी का नारा 1 नेशन 1 टैक्स था। ठीक है, जीएसटी 5%, 12%, 18% और 28% इतने प्रतिशत लिया जाता है। पहला जीएसटी को मानने वाला राज्य असम था। भारत 161वां देश बना था, और भारत ने 101 संविधान संशोधन से जीएसटी को अपनाया था 122वीं बिल से। पहला देश जो है फ्रांस है, जिसने जो है जीएसटी को माना था, जीएसटी को एक्सेप्ट किया था। जीएसटी परिषद का गठन सितंबर 2016 में हुआ था, और इसमें 33 सदस्य हैं। तो 31 सदस्य राज्य सरकार से हैं, 2 सदस्य जो हैं केंद्र सरकार से हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो जीएसटी के लिए कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाती है, आर्टिकल 246A से। ठीक है, और देखो जब जीएसटी को अपनाया गया था 100A संविधान संशोधन से, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल थे। ठीक है, जीएसटी के प्रकार जीएसटी CGST होता है, SGST, UTGST, IGST होता है। जीएसटी मॉडल कनाडा मॉडल पर आधारित है। ठीक है, जीएसटी परिषद के लिए एक्ट 289A है। ठीक है, 289 का A। अब चलते हैं आगे। पंचवर्षीय भारत में पंचवर्षीय योजना ली गई है, तो रूस से ली गई है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और ये 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी, जो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक थी। 1962 और 65 में वॉर हो गए थे अपने। ठीक है, लड़ाई हो गई, युद्ध हो गए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक थी। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 की से 78 तक थी, जिसमें आपातकाल लगा था। ठीक है, छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक थी, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और नाबार्ड की स्थापना भी इसी में हुई थी। और सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से थी, तो ये थी 1985 से 90 तक, जिसमें वी मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, वी मॉडल पर आधारित थी। प्रैक्टिस सेट 5 को तो देखिए, प्रैक्टिस सेट 4 का एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, कौन सा, कि एक सर्च इंजन है तो जीमेल है। ठीक है, ये पॉल बुचेट ने इसे बुक बनाया था। अब चलते हैं आगे अपने प्रैक्टिस सेट 5 की ओर। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 5 और इसके फ्री हैंड रिटन नोट कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम मिलेंगे। ठीक है, और RRB NTPC के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। कुमुदिनी का संबंध किससे, कथक से है। और MG संगीत पुरस्कार नागालैंड की सरकार देती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। हाथी संरक्षण परियोजना शुरू हुई 1992 में। दिसंबर 2022 में कौन भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो PT ऊषा। ठीक है, ये पहली निर्विरोध यही हैं, पहली निर्विरोध भी यही हैं। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पहले अध्यक्ष दोराबजी टाटा हैं, और पहले सचिव कौन है, तो AG नौहर है। ठीक है, ICO कब बना था, ये 23 जून 1984 में बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ठीक है, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बॉक इसके अध्यक्ष हैं। अब चलते हैं आगे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है, तो संजय मिश्रा हैं और संजय सिंह हैं। और ICC के अध्यक्ष जय शाह हैं। BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं, जो कि 36वें अध्यक्ष हैं। कौन से 36वें। PT ऊषा जो है ओलंपिक 1984 में भाग ली थी, जिन्हें
फोर्थ रैंक में थी, 4th प्लेस में, ठीक है। और इन्होंने 4 गोल्ड जीते हैं किसमें, 1986 के एशियन गेम्स में, ठीक है। और ये 16 वर्ष की आयु में ओलंपियन बनी थी। इन्होंने 16 वर्ष की आयु में 1980 में मॉस्को ओलंपियन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस वर्ष में भारतीय टीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीता? तो ये 2011 में इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश इन तीनों ने जीता था, ठीक है। शुभांकर कौन रहा? तो स्टेपी हाथी रहा। श्रीलंका को 6 विकेट से हराया था भारत ने, ठीक है। और मैन ऑफ द मैच कौन रहा? तो MS धोनी रहे। फिर 1983 में वेस्ट इंडीज को हमने हराया था 43 रन से, और मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ रहे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? तो ये हैं किराना घराने से। सवाई गंधर्व, गंगूबाई हंगल और रोशन सखा, ये सभी कथक किराना घराने से संबंधित है। किराना घराना के संस्थापक करीम खां हैं, और किराना घराना से प्रभा आत्रे संबंधित है। अब्दुल वाहिद खान संबंधित है। आगरा घराना से सुजान खां संबंधित है। रामपुर सहसभा घराना से इनायत हुसैन खां संबंधित है। ग्वालियर घराने से पीर बख्श और नत्थू खां संबंधित हैं। कौन सी आत्मकथा कावित्री कमला दास द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें 1984 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? तो माई स्टोरीज, ए लाइफ अ पार्ट, ये नील मुखर्जी की है। किस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय सरकार द्वारा इनकोस्पार की स्थापना की गई? तो इनकोस्पार का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कमीशन फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है। इनकोस्पार की जगह कब आया? तो ये इनकोस्पार की जगह इसरो ने ले ली। इनकोस्पार की जगह इसरो ने ले ली, ठीक है। इनकोस्पार 1962 में आया था, इसकी जगह इसरो ने ले ली। इनकोस्पार के संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई हैं। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा हैं। और परमाणु ऊर्जा विभाग 1954 में बना था। परमाणु आयोग 1948 में बना था। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन श्रीहरिकोटा से खालिस्तान को सफलतापूर्वक शुरू किया गया था। तो श्रीहरिकोटा कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। तो कहाँ शुरू किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2018 को। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। चंद्रयान 2 ये 22 जुलाई 2019 का है, और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 का है। चंद्रयान 3 में लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था, और रोवर का नाम प्रज्ञान था। और ध्रुव पर जो उतरा तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, और उस ध्रुव का नाम क्या पड़ा? तो शिव शक्ति ध्रुव पड़ा। उस ध्रुव का नाम शिव शक्ति पड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश में अप्रेषण संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो भारत ने नहीं किए। 1 जुलाई 1968 को 151 देशों ने हस्ताक्षर किए, और संधि लागू हुई 5 मार्च 1970 को, ठीक है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार, जिसे इंग्लिश में यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं, इसका नाम बदलकर मानव अधिकार आयोग या परिषद रखा गया, जो कि जिनेवा में है। यूएन द्वारा मानव अधिकार की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, और यूएन द्वारा मानव अधिकार उच्चायुक्त को स्थापित किया गया था 20 दिसंबर 1993 को। NHRC की 1993 में हुई थी। NHRC में 13 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और 7 पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। NHRC का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के। तो NHRC के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो रंगराज मिश्रा हैं। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वी रामा सुब्रमण्यम है। DPSP का हिस्सा नहीं है। तो भारत के सभी लोगों के बीच सदैव भाईचारे की भावना, ये मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण करता है, और ये ए कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। आर्टिकल 48 ये कृषि पशुपालन को बताता है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्वपूर्ण स्मारक को, और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बताता है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए, किस अनुच्छेद में भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करने पर जोर दिया? तो आर्टिकल 51A में है, 51AC में, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, तो संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभाओं
के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को आर्टिकल अच्छे से पढ़ने हो तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें आप लोग की सभी अनुसूचियाँ कंप्लीट हो जाएंगी और सभी अनुच्छेद इसमें मैंने 1 से लेकर 360 अनुच्छेद तक पढ़ाए हैं, तो इस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 1560 ईस्वी के पश्चात अकबर का पहला अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। तो अंतिम अभियान मालवा और असीरगढ़ का था। मालवा उनका 1960 में था और असीरगढ़ का 1601 में था। काबुल विजय इसने 1581 में की थी। कश्मीर विजय 1586 में की थी। सिंध विजय 1591 में की थी। गुजरात विजय 1572 में की थी, ठीक है। अकबर के शासनकाल में पुस्तक का अनुवाद द रजनामा बुक ऑफ वॉर के रूप में किया गया था। तो ये महाभारत का किया गया था, इसे फारसी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। इसी के समय रामायण को कादिर बादयूनी ने फारसी भाषा में लिखा था और पंचतंत्र को काबुल फजल ने लिखा था और पंचतंत्र का नाम पड़ा अनवर ए सुहेल, ठीक है। शासनकाल और घटनाएं 1564 में जजिया कर था और 1562 में दास प्रथा उन्मूलन और 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटाया था, ठीक है। 1575 में इबादत खाना की स्थापना हुई थी। 1589 में हजरत महजर की घोषणा हुई थी और 1582 में दहसाला प्रथा शुरू हुई थी। दहसाला प्रथा किसने शुरू की थी तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक। किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पूर्णतः पराजित किया था? तो बिलग्राम के युद्ध में। शेरशाह का शासनकाल 1540 से 45 तक है, ठीक है। ऐसे हजरत ए आला की उपाधि मिली थी। तारीख ए शेरशाही ये पुस्तक अब्बास सर ने लिखी थी। इसने सड़क ए आजम चलाई थी और इस वर्तमान स्वरूप का रुपया इसी की देन है और डाक व्यवस्था इसी की देन है, ठीक है। और इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, ठीक है। और ये सेकंड अफगानी था, लेकिन प्रथम अफगानी कौन था? तो लोधी वंश जो था प्रथम अफगानी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो ये गुलबदम बेगम हैं। इन्होंने फारसी भाषा में हुमायूं नामा को लिखा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन एस बेवरीज ने किया था। भारत में कौन से वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसमें चौड़ी पत्ती होती हैं और ये भारत में लगभग 38% भाग में पाए जाते हैं और ये मानसून वन भी इन्हें कहते हैं। कौन सा वन? मानसून वन भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन और दलदली वन, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारत के नए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये 1972 में लागू हुआ, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम 1927 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। जल प्रदूषक निवारक अधिनियम 1934 का है, एक्ट है ये, ठीक है। और वायु प्रदूषण 1981 का है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, इसे छाता एक्ट भी कहते हैं। और ध्वनि प्रदूषण 2000 का है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2019 में। राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छ कार्यक्रम 1954 में शुरू किया गया। जल जीवन मिशन 2019 का है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम 1986 का है। स्वच्छ भारत अभियान 2014 का है और स्वच्छ भारत अभियान 2.0 2021। फ्लैगशिप सागरमाला कार्यक्रम की तटीय गोदी स्कीम के अंतर्गत परियोजना कितने राज्यों में फैली है? तो 8 राज्यों में। इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। इसका लक्ष्य बंदरगाहों का आधुनिकीकरण था और इसे 15 अगस्त 2003 में शुरू किया गया था। फिर इसका नाम चेंज किया गया सागरमाला परियोजना, ठीक है। और ये शुरू किया गया 23 जुलाई 2015 को, 31 जुलाई 2015 को।
ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो निर्वहन मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23, कौशल भारत मिशन में फ्लैगशिप के तहत शुरू किया गया। तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ये 15 जुलाई 2015 को शुरू की गया। पीएम पोषण शक्ति ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया। आयुष्मान भारत योजना ये स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 और 25, ठीक है। तो देखो, शहरी भारत में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए 2025 में शुरू किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम का नाम है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। ठीक है, और पीएम शहरी आवास योजना 2015 की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार की प्रमुख योजना उज्ज्वला ने 1 जनवरी 2022 को 7 वर्ष पूरे किए। इस योजना के तहत बिजली मंत्रालय वितरण किए गए। तो ये इसमें क्या वितरण किए? एलईडी बल्ब 7 से 12 वाट के। 1 मई 2015 को ये शुरू हुई थी और आरा के बिहार के आरा जिले से शुरू हुई थी। ठीक है, आरा बिहार में। तो दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। आज हमने प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक का पूरा रिवीजन कर लिया है और आप लोगों को हैंड रिटन नोट टेलीग्राम मिल जाएगी। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।